वेल डन हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ये ना अभी मॉडरेटर की तरफ से ना जो लेक्चर है वो अपलोड हो रहा है। जैसे ही अपलोड हो गया वी विल स्टार्ट।
गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। डेफिनेटली लेक्चर स्टार्ट हो गया है। जो लोग पूछ रहे थे, जो वेट कर रहे थे, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कोई नेटवर्क का इशू था। नेटवर्क का इशू रिजॉल्व हो गया है, तो विल कंटिन्यू। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में ये है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है मेनली हार्ट के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है और वेसल के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। बेसिकली अब हार्ट क्या है, अच्छा, हार्ट बेसिकली क्या है कि हार्ट का एक ही काम होता है, जिसमें जितना भी ब्लड आ रहा होता है ना सर्कुलेशन से, यानी सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से आ रहा होता है हार्ट के अंदर, हार्ट में वो सारा ब्लड इंजेक्ट करना होता है, उसको पंप करना होता है। क्यों पंप करना होता है? ताकि पूरी बॉडी के अंदर अगेन सर्कुलेशन हो सके। और दूसरी होती है वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं। अब वेसल्स जो है, ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं बेसिकली, ये एक नेटवर्क बना रही होती हैं, एक लेंथी नेटवर्क बनाती हैं जिसके अंदर ब्लड जो है सर्कुलेट कर रहा होता है। इसके अलावा वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम लेटर ऑन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। तो जो हार्ट है मेनली इसके अंदर ना, अगर हम बात करें अनाटमिकल, दो सिस्टम्स होते हैं। अनाटमिकल अगर हम बात करें तो इसके ओके, अगर हम अनाटमिकल हार्ट की बात करें तो इसके अंदर दो सिस्टम होते हैं। The heart consists of mainly two separate systems. One is pulmonary system and other is systemic circulation. ये pulmonary circulation and other one is systemic circulation. अब pulmonary और systemic circulation में क्या फ़र्क है कि जो राइट साइड ऑफ दी हार्ट है ना, इसके अंदर जितना भी ब्लड आ रहा होता है, इसने पंप करना होता है टूवर्ड्स लंग्स। अब लंग्स के अंदर बेसिकली क्या होती है, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो रही होती है, वहाँ पे एयर सैक्स पड़े होते हैं, एल्वोलाई पड़े होते हैं, जहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है। ओके, होप सो आवाज़ का इशू भी रिजॉल्व हो गया होगा। समझ नहीं आ रही? ओके बेटा, मैं ये बता रहा था आपको कि आज हम जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड एज वेल एज ब्लड वेसल्स। अब हार्ट क्या करता है, जितना भी हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा होता है टू फ्रॉम द बॉडी, तो उस ब्लड को हार्ट में सर्कुलेट करना होता है। और जो ब्लड वेसल्स हैं बेसिकली ये क्या है, ये एक लेंथी नेटवर्क प्रोवाइड कर रही होती हैं ताकि इसके अंदर जो ब्लड है वो फ्लो कर सके। और जो हार्ट है मेनली इसकी दो सिस्टम्स होते हैं, मेनली दो सर्कुलेशंस होती हैं। वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, अदर वन इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और हार्ट की जो अपनी एक सर्कुलेशन होती है उसको हम करोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अब बेसिकली जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब ये है कि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसके अंदर जितना भी ब्लड आता है तो वो ब्लड जाता है टूवर्ड्स लंग्स। लंग्स में इसलिए जा रहा होता है क्योंकि वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, ऑक्सीजनेशन हो रही होती है। अब लंग्स के अंदर बेसिकली एल्वोलाई पड़े होते हैं या ऑक्सीजन या एयर सैक्स पड़े होते हैं, जहाँ से जो ब्लड आ रहा होता है वहाँ पे गैस की एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजनेशन होती है। ऑक्सीजनेशन होने के रिजल्ट में जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ हो जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एलिमिनेट हो जाती है। अब मेनली अगर हम हार्ट की बात करें या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसका मेनली जो काम होता है, इसने कंटिन्यूसली उस ब्लड को सर्कुलेट करना होता है। बेटा पीछे फैन चल ही नहीं रहा। ओके, तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, मैं आपको ये अगेन बता रहा हूँ कि इसने क्या करना होता है, एक कंटिन्यूसली फ्लो को मेंटेन रखना होता है। अब वो कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ ब्लड है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर मेंटेन रहती है, इसलिए मेंटेन रह रही होती है ताकि जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यू हैं, उन तक प्रॉपरली ऑक्सीजन पहुँचती रहे, उन तक न्यूट्रिएंट्स पहुँचते रहे और उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एलिमिनेट होते रहे। इसके बाद हम अगर हम थोड़ा सा हाउ टू नो कर लें कि ब्लड वेसल क्या होती हैं। बेसिकली ब्लड वेसल ये मेनली क्या होती है कि आर्टरीज हो सकती हैं, आर्ट्रियोल्स हो सकते हैं, कैपिलरीज हो सकती हैं, वेन्स हो सकती हैं, विन्योल्स हो सकते हैं। तो ये जो आपस में इनका जंक्शन है,
लाइक आर्टरीज हैं, ये कन्वर्ट हो रही होती हैं आर्ट्रियोल्स के अंदर, देन आर्ट्रियोल्स के आगे ब्रांचेस बन रही होती हैं, मेन्यूट ब्रांचेस जब बनती हैं दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिलरीज, और कैपिलरीज ज्वाइन कर रही होती हैं ये वेन्यूल्स बना रही होती हैं, और जो वेन्यूल्स ज्वाइन करते हैं तो ये वेन्स बना रही होती हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी लेयर्स की बात करें तो देयर आर 3 लेयर्स होती हैं, जो कि इनका एडवेंटिशिया होता है, जो कि एक आउटर लेयर होती है, फिर इनका मीडिया होती है, मिडल लेयर होती है, और मिडल लेयर जो होती है ये स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू की बनी हुई होती है, और जो आउटर लेयर होती है ये फेब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्यूनिक का इंटीमा की, तो जो ट्यूनिक का इंटीमा है ये स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है, और इनको एंडोथेलियम भी कहा जाता है। अब इनका जो साइज है ये वेरी करता है, लाइक जो ट्यूनिक का जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स है, इनके अंदर थोड़ा सा अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें या डिफ्रेंशिएट करें तो मेनली जो ब्लड वेसल्स जिनको वेन्स कहा जाता है दैट आर नोन एज कैपेसिटेंस ब्लड वेसल्स, और जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज को अगर हम थोड़ा इलेबोरेट करें तो उनको रेजिस्टेंस वेसल कहा जाता है। रेजिस्टेंस वेसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितना भी ब्लड आ रहा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से, वो जो ब्लड होता है वो आर्टरीज एज वेल एज एओर्टा उसको बेयर कर रहा होता है। ओके ओके बेटा, वी विल सॉर्ट आउट पीछे, लेकिन बैक पे कोई फाइन नहीं चल रहा, कोई इस तरह का नॉइस नहीं है, लेकिन अगर आपको आ रहा है तो आई डोंट थिंक सो क्यों आ रहा है। अच्छा, हम बात कर रहे थे लेयर्स की। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम वेन्स कहते हैं उनको कैपेसिटेंस वेसल्स कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी अमाउंट में ब्लड को होल्ड कर सकती हैं। और दूसरा, हम अगर आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज जो हैं उनको रेजिस्टेंस वेसल कहा जाता है। अब रेजिस्टेंस उनको वेसल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितना भी ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होने के रिजल्ट में इजेक्ट करता है, वो ब्लड जो इजेक्ट होके एओर्टा के अंदर आता है वो एओर्टा बेयर कर रहा होता है। उसके बाद आगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो ये सारा ब्लड आर्टीरियल सिस्टम के अंदर जा रहा होता है। ओके, इसके अलावा अगर हम एक सर्कुलेशन की बात करें कि हार्ट और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या रिलेशनशिप है, तो सबसे पहले जो ब्लड आता है वो हार्ट के अंदर आता है, उसके बाद उसके चैम्बर्स में मूव करता है, उसके अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, देन सिस्टेमिक सर्कुलेशन की तरफ मूव करता है। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, कंट्रैक्ट करने के रिजल्ट में वो ब्लड एओर्टा के अंदर मूव करता है, देन आर्टरीज के अंदर मूव करता है, देन आर्ट्रियोल्स के अंदर जाता है, उसके बाद ये कैपिलरीज के अंदर जाता है, देन वेन्यूल्स के अंदर जाता है, अगेन ये वेन्यूल्स के बाद वेनक और वेन्स का हिस्सा बनती है, और जब वेन्स ज्वाइन कर रही होती है तो ये लार्ज वेन्स बना रही होती हैं दैट आर नोन एज सुपीरियर वेना केवा एज वेल एज इंफीरियर वेना केवा। अब ये जो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा है ये अगेन ब्लड को राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर ड्रेन कर रही होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हार्ट से जो ब्लड इजेक्ट हो रहा होता है, अगर पर बीट जो ब्लड इजेक्ट होता है उसको हम कहते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम है, अगर पर मिनट जो ब्लड इजेक्ट हो रहा होता है उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट है। अब बेसिकली जो आर्टरीज होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, इनके अंदर स्फिंक्टर्स पड़े होते हैं, स्पेशली जो कैपिलरीज होती हैं दे कंटेन या दे कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स, रिंग होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं, उनके अंदर रिंग्स बने होते हैं। वो जो रिंग्स होते हैं उनको हम परी कैपिलरी स्फिंक्टर्स कहते हैं। अब ये परी कैपिलरी जो स्फिंक्टर्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये वन वे ब्लड की डायरेक्शन को कंफर्म कर रही होती हैं, वन वे ब्लड फ्लो डायरेक्शन को मेंटेन कर रही होती हैं। ये नहीं होता कि इनके अंदर बैक फ्लो होना शुरू हो जाए। अब इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने एक ही तरफ जो ब्लड सप्लाई है उसको मेंटेन रखना होता है। गॉट इट। इसके अलावा कैपिलरी रिफिल के बारे में भी हम वी विल डिस्कस कि कैपिलरी रिफिल क्या होती है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा या ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आर्टरीज को या कोई भी टिश्यू है उसको स्मॉल टाइम ऑफ पीरियड के लिए या 3 सेकेंड्स के लिए आप प्रेस करते हैं तो उसके बाद अगर आप उसको रिलीज़ करते हैं तो उसकी ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाती है। उसको कहा जाता है कैपिलरी रिफिल है। कि इसका जो कैपिलरी रिफिल होता है विद इन अगर 3 सेकेंड्स है तो ये नॉर्मल होता है, 2 to 3 सेकेंड्स के अंदर ये नॉर्मल होता है। अगर एक्सीड कर जाता है तो इसका मतलब है कि कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो कि इसको कैपिलरी रिफिल को बढ़ा रही है।
ओके, वी विल मूव टुवर्ड्स द लेक्चर्स। बेसिकली ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि हमने क्या क्या आज डिस्कस करना है। तो पहली जो चीज़ हमने डिस्कस की है कि वो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड वेस्कुलर ब्लड वेसल्स। तो कार्डियो का मतलब है हार्ट है और वेस्कुलर का मतलब है कि ब्लड वेसल्स हैं। अब सिस्टम इज डिवाइडेड फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पस इनटू टू मेन पार्ट्स, वन इज हार्ट एंड अदर इज ब्लड वेसल्स। हार्ट का ये मतलब है कि व्हेन द पंपिंग एक्शन इंश्योर्स कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। अब हार्ट ने क्या करना है कि ब्लड वेसल्स के अंदर एक कांस्टेंट सर्कुलेशन को मेंटेन करना है। अगर किसी वजह से ये सर्कुलेशन मेंटेन नहीं होती तो अल्टीमेटली हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या वो ब्लड वेसल्स जिन्होंने हार्ट को ब्लड सप्लाई करना होता है लाइक सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा या वेन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जिस वजह से वो ब्लड हार्ट का हिस्सा ही नहीं बन रहा। हार्ट का हिस्सा नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली एट द एंड हार्ट वो ब्लड को पंप ही नहीं कर सकेगा। और अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि वो ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल से पर बीट इजेक्ट हो रहा होता है दैट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसी तरह अगर हम कार्डियक आउटपुट की बात करें तो कार्डियक आउटपुट तो कार्डियक आउटपुट होती है जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड इजेक्ट करता है और वो ब्लड 1 मिनट में जितना ब्लड इजेक्ट कर रहा होता है उसको कहा जाता है कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है दैट इज कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक अब ये नॉइज़ का मसला सॉल्व हो गया होगा, बेहतर हो गया होगा। दूसरी बात कर रहे थे कि हम ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जो कि एक लेंथी नेटवर्क टू विच द ब्लड फ्लोज। अब ये जो एक ब्लड वेसल्स हैं इन्होंने क्या करना होता है, एक लेंथी नेटवर्क प्रोवाइड कर रही होती हैं। अब लेंथी नेटवर्क प्रोवाइड करने का मेन मकसद क्या होता है इनका कि वो ब्लड जो हार्ट से इजेक्ट हो रहा है उसकी कांस्टेंट सर्कुलेशन को मेंटेन किया जा सके। अगर हार्ट की हम बात करें एनाटॉमिकली तो इसके अंदर मेनली 2 सिस्टम ब्लड वेसल के एग्जिस्ट कर देते हैं। जो तीसरा होता है वो कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, वो हार्ट एक अपना सिस्टम होता है। अगर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो राइट साइड ऑफ दी हार्ट है, ये ब्लड को भेज रहा होता है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन होती है, वहाँ पे ये सेक्स पड़े होते हैं, ये एल्वोलाई पड़े होते हैं, वहाँ पे जो गैसेज है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपस में मर्ज हो रही होती है। अब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड का हिस्सा बन रही होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एलिमिनेट हो रही होती है। हम लेटर ये भी डिस्कस करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लंग से कितने परसेंट एलिमिनेट होती है और कैसे एलिमिनेट हो रही होती है। ये अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो जो हार्ट और ब्लड वेसल का एक रिलेशनशिप है उसमें ये होता है कि वो ब्लड जो हार्ट का हिस्सा बनता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना की वजह से हार्ट का हिस्सा बन रहा होता है। आफ्टर पल्मोनिक सर्कुलेशन उसमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जाना होता है। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है बेसिकली कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को इजेक्ट करेगा वो ब्लड एओर्टा के अंदर जाएगा। अब एओर्टा सबसे लार्ज आर्टरी है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद ये ब्लड आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है इनटू द आर्टरीज। देन ये ब्लड आर्टरियोल्स के अंदर जाता है, उसके बाद कैथरीज के अंदर मूव करता है। कैथरीज में मूव करने के बाद ये वेन्यूल्स का हिस्सा बनता है। देन वेन्यूल्स ज्वाइन करके वेन्स बनाती हैं। देन वेन्स ज्वाइन करके सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा बना रही होती हैं। जैसे ही सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा बनता है अगेन ये ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर अगेन ड्रेन हो जाता है। तो हार्ट क्या कर रहा होता है बेसिकली ये अपना पंपिंग एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और ब्लड वेसल क्या कर रही होती हैं, ये एक लेंथी नेटवर्क प्रोवाइड कर रही होती हैं ताकि वो ब्लड जो कि हार्ट से इजेक्ट हुआ था वो पूरी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट सर्कुलेशन के साथ सर्कुलेट करता रहे। गॉट इट? ओके, वेल मूविंग टुवर्ड्स द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये स्ट्रक्चर्स में वेरी कर रही होती हैं, साइज में वेरी कर रही होती हैं, फंक्शन में वेरी कर रही होती हैं और इनकी सेवरल टाइप्स होती हैं। अब अगर बात करें आर्टरीज की तो ये कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स।
और आर्टरीज को मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि ये मेनली रेजिस्टेंस ब्लड वेसल्स होती हैं। जितना भी ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा होता है, ये एओर्टा से आ रहा होता है, वो सारा प्रेशर इन्होंने बेयर करना होता है, इसलिए इनको रेजिस्टेंस ब्लड वेसल कहा जाता है। उसके बाद ये आर्टरियोज में कन्वर्ट होती हैं, देन कैपिलरीज बनती हैं। अब कैपिलरीज बेड के ऊपर आके अगेन गैस एक्सचेंज हो रही होती है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं सेल को, और न्यूट्रिएंट्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो अगेन ब्लड का हिस्सा बन रहे होते हैं। देन ये वेन्स के अंदर अकमुलेट होता है, उसके बाद ये वेन का हिस्सा बनता है। अगर हम वेन की बात करें तो अगेन वेन भी 3 लेयर्स पे कंसिस्ट कर रही होती हैं। जो आउटर लेयर होती है, ओके, ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है, देन ट्यूनिका मीडिया होती है, देन ट्यूनिका इंटीमा होती है। आर्टरीज और आर्टरियोल्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वो ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट से ब्लड लेके ब्लड वेसल का हिस्सा बनाती हैं, आर्टरी का हिस्सा बनाती हैं, उनको आर्टरीज कहा जाता है। या वो ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को अवे लेके जाती हैं, उनको आर्टरीज कहा जाता है। और वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती हैं, उनको वेन्स कहा जाता है। गॉट इट? ओके, they vary considerably in size and their walls consist of 3 layers of tissue। 3 layers of tissue होती हैं। अब वो 3 layers of tissue क्या हो सकती हैं? जो आउटर लेयर होती है उसको फिब्रस टिश्यू कहा जाता है, जो मेनली ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है। उसके बाद मिडल लेयर होती है। मिडल लेयर जो होती है ये स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू के ऊपर कंसिस्ट करती है, इसको ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है। और जो थर्ड वन होती है दैट इज नोन एज ट्यूनिका इंटीमा और इनर लेयर। अब ये जो इनर लेयर होती है ये बेसिकली स्केमस एपिथेलियम की बनी होती है, जिसको एंडोथेलियम भी कहा जाता है। इसके अलावा इन द लार्ज आर्टरीज इंक्लूडिंग द एओर्टा समटाइम्स कॉल्ड इलास्टिक आर्टरीज एंड ट्यूनिका मीडिया कंटेन्स मोर इलास्टिक टिश्यू एंड लेस स्मूथ मसल्स। अब जो ट्यूनिका मीडिया की अब बात कर रहे हैं हम, मेनली एओर्टा की अगर बात करें तो एओर्टा के अंदर सबसे ज़्यादा टिश्यू जो होती हैं वो इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होती हैं और स्मूथ मसल कम होता है। अब इलास्टिक टिश्यू इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो वो फोर्सफुली ब्लड को इजेक्ट कर रहा होता है इनटू द एओर्टा, तो इसलिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। अगर इलास्टिसिटी नहीं होएगी, इलास्टिसिटी किसी वजह से कम होना शुरू हो जाएगी, तो उसका प्रेशर अगेन बैक लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर पड़ेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो साइज है वो बढ़ना शुरू कर देता है। उस कंडीशन को कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। जब कब होएगी? जब एओर्टा के अंदर स्टीनोसिस हो जाती है, जब एओर्टा के अंदर इलास्टिसिटी कम हो जाती है। जैसे ही एओर्टा के अंदर इलास्टिसिटी कम होएगी तो वो नॉर्मली जो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड फोर्सफुली इजेक्ट कर रहा था, अब एओर्टा एक्सपेंड कर रहा था, ये डायलेट हो रहा था, वो डायलेशन नहीं होएगी। जब डायलेशन नहीं होएगी तो उसका प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर पड़ेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल अपना साइज बढ़ाना शुरू कर देता है। उस कंडीशन को लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। ओके, वेल गॉट इट। इसके अलावा हम अगर हम आर्टरीज और आर्टरियोल्स की बात करें तो आर्टरीज बिकम स्मॉलर अंटिल इनटू द आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स क्या होती हैं? बेसिकली स्मॉलेस्ट आर्टरीज होती हैं। ट्यूनिका मीडिया कंसिस्ट ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ द स्मूथ मसल और सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर इज मेनली डिटरमाइंड बाय द रेजिस्टेंस these tiny arteries offer to the blood flow and for this reason they are called resistance vessels। अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की तो मेनली आप लोगों ने ये सुना होगा कि ब्लड प्रेशर जब हम ले रहे होते हैं तो वो प्रेशर मेनली आर्टीरियल सिस्टम का होता है, आर्टरीज के ऊपर मेजर किया जाता है। सेकेंडली जब आप कोई भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हार्ट रेट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो वो भी अगेन आप क्या कर रहे होते हैं? आर्टरीज के ऊपर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि वेन्स के अंदर पल्सेशन हो रही होती है, लेकिन मेनली पल्सेशन जो होती है दैट आर डिटेक्टेड इन द आर्टरीज, इन द आर्टीरियल सिस्टम। तो इसलिए बेसिकली ये क्या कर रही होती है? ये ब्लड को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होती है। आर्टरीज हैव थिकर वॉल देन वेन्स टू विथस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ द आर्टीरियल ब्लड। अब आर्टरीज के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें वॉल्स की थिकनेस की, तो जो आर्टरीज होती हैं हैव ए थिकर वॉल देन द वेन्स। इसलिए थिकर होती हैं क्योंकि इन्होंने हाई ब्लड प्रेशर, हाई आर्टीरियल प्रेशर को विथस्टैंड करना होता है, बेयर करना होता है। इसलिए इनको रेजिस्टेंस वेसल भी कहा जाता है, इसलिए इनको बेरिंग वेसल भी कहा जाता है। हाई ब्लड वेसल बेरिंग जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको आर्टरीज कहा जाता है।
इसके अलावा अनास्टोमोसिस और आर्टरीज की अगर हम बात करें तो अनास्टोमोसिस आर द आर्टरीज दैट फॉर्म ए लिंक बिटवीन मेन आर्टरीज सप्लाइंग एन एरिया द आर्टीरियल सप्लाई टू द palm of the hand and the brain and the limited extent to heart muscles। अब अनास्टोमोसिस क्या होती है, बेसिकली ये एक जंक्शन बना रही होती है, ये एक लिंक बना रही होती है, एक मेन आर्टरी होती है, उसके साथ स्मॉल ब्रांचेस जो होती हैं वो आगे लिंक बना रही होती है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो उसमें लाइक सर्कल ऑफ विलियस वो स्मॉल ब्रांचेज होती हैं, स्मॉल आर्टरीज होती हैं जो कि सर्कल ऑफ विलियस बना रही होती हैं, या सर्कुलस आर्टरियोसिस भी उसको कहा जाता है। इसके अलावा एक वन आर्टरी सप्लाइंग द एरिया एग्जीक्यूटेड नास्टोमोटिक आर्टरीज प्रोवाइड ए कोलेटरल सर्कुलेशन। अब कोलेटरल सर्कुलेशन ये है कि अगर ये दो आर्टरीज हैं जो कि palm ऑफ दी हैंड को सप्लाई कर रही होती हैं, लाइक अल्नर और रेडियल आर्टरी है। अगर हम अल्नर आर्टरी को ब्लॉक कर दें तो जो लेटरल आर्टरी है, जो अल्नर आर्टरी है, उसको हम अगर ब्लॉक कर दें तो जो रेडियल आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई हैंड को मेंटेन रखेगी, जो फिंगर्स हैं उनको मेंटेन रखेगी, इसलिए उनको कहा जाता है कि ये कोलेटरल सर्कुलेशन को भी मेंटेन कर रही होती हैं। An end artery is an artery that is the sole source of blood to the tissue। the branch ये end arteries होती हैं जो कि सर्कल ऑफ विलियस होती हैं, ब्रेन के अंदर बना रही होती हैं, और सेंट्रल आर्टरी टू द रेटिना ऑफ द आई। अगर रेटिनल आर्टरी डैमेज हो जाती है तो ये ब्लाइंडनेस कॉज कर रही होती है। तो जो मेनली आर्टरी रेटिना को सप्लाई कर रही होती है वो एक एंड आर्टरी होती है। इसी तरह जो सर्कल ऑफ विलियस है, ये सर्कुलस ऑफ विलियस है, ये अगेन एक एंड आर्टरी होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई डिफरेंट एरिया को कर रही होती हैं। इट्स नॉट नेसेसरी ये आर्टरी टू आर्टरी हो सकता है, मेनली जो अनास्टोमोसिस होते हैं ये आर्टरी टू आर्टरी होती है, लेकिन अगर अनास्टोमोसिस आई थिंक आप जो है ये फिस्टुला की बात कर रही हैं, तो जो फिस्टुला होता है ये आर्टीरियल और वेनस जंक्शन के दरमियान बनाया जाता है, ये आर्टरीज के दरमियान हो रही होती है अनास्टोमोसिस। अब अनास्टोमोसिस का काम क्या होता है कि जो एंड आर्टरीज होती हैं उनको ब्लड सप्लाई करना होता है। when an artery is occluded the tissue it supplies dies because there is no alternative blood supply। अब जो एंड आर्टरी है अगर वो एक बंद हो जाती है, या कोई प्लेक फॉर्मेशन की वजह से हो सकती है, या हाई ग्लूकोज लेवल की वजह से हो सकती है, कोई किसी वजह से भी हो सकती है, तो वो क्या करती है, वो अब नेक्स्ट जो टिश्यू को ब्लड सप्लाई कर रही होती है दैट टिश्यू बिकम डेड। और इसके अलावा कैपिलरीज और साइनोसाइड्स होती हैं। द स्मॉलेस्ट आर्टरियोज ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ माइन्यूट वेसल्स जिनको कैपिलरीज कहा जाता है। जब आर्टरियोज हैं ये डिवाइड होते जाते हैं, डिवीजन होने के बाद ये स्मॉल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है। वो जो स्मॉल ब्रांचेस हैं उनको कैपिलरीज कहा जाता है। कैपिलरी वाल्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम सेल। अब जो कैपिलरीज होती हैं बेसिकली ये सिंगल सेल ऑफ एंडोथेलियम के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती हैं, ऑन ए वेरी थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इनके अंदर, एंड थ्रू विच वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन पास। ओके, अब हम लास्ट स्लाइड पे ये डिस्कस कर रहे थे कि एक अनास्टोमोसिस होती है और दूसरा एंड आर्टरीज होती है। अब बेसिकली अनास्टोमोसिस क्या था, अनास्टोमोसिस एक लिंक बना रही होती है बिटवीन द मेन आर्टरी और जो सप्लाइंग आर्टरी होती है। इसके एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि अगर आप पाम ऑफ दी हैंड की बात करें तो पाम ऑफ दी हैंड इज सप्लाइड बाई मेनली टू आर्टरीज, वन इज रेडियल आर्टरी एंड अदर वन इज अल्नर आर्टरी। अगर किसी वजह से एक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो जो दूसरी आर्टरी होती है वो थ्रू अनास्टोमोटिक कोलेटरल सर्कुलेशन को मेंटेन करती है। दूसरी बात हमने की है कि एंड आर्टरी होती है। एंड आर्टरी का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक ही ब्लड सप्लाई का सोर्स होता है उस एरिया तक ब्लड को पहुंचने के लिए। तो अगर वो किसी वजह से बंद हो जाती है या किसी वजह से एक्लूडेड हो जाती है या किसी वजह से डैमेज हो जाती है तो उसके साथ कोई कोलेटरल सर्कुलेशन मेंटेन नहीं हो सकती, तो वो एरिया वो टिश्यू डेड हो जाता है। दैट वाज अबाउट अनास्टोमोसिस एंड आर्टरीज। तो अगर हम बात कर रहे थे कैपिलरीज और साइनोसाइड्स की, जिसमें ये है कि स्मॉलेस्ट आर्टरियोल्स होते हैं ना ये ब्रेकअप होना शुरू हो जाती है, ये माइन्यूट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ये माइन्यूट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती हैं उनको कैपिलरीज कहा जाता है। अब जो कैपिलरीज हैं बेसिकली ये क्या हैं कि ये सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल की बनी हुई होती है। अब इनके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर हम लीवर की बात करें तो वहाँ पे जो साइनोसाइड्स होती हैं दे डिड नॉट कंटेन बेसमेंट मेम्ब्रेन।
इसलिए वहाँ पे अगर हम कैपिलरी की बात करें तो उसका जो डायमीटर होता है वो 70 माइक्रोमीटर तक चला जाता है। बात करें कैपिलरी की बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है ये आर्टरी ब्लॉक हो गई है, ब्लॉक होने के रिजल्ट में जो दूसरी आर्टरी है वो नेक्स्ट जो टिश्यू पड़ा है उसको ब्लड सप्लाई मेंटेन कर रही है, कांस्टेंट ब्लड सप्लाई मेंटेन कर रही है ताकि वो जो एरिया है वो डेड ना हो, उसको कहा जाता है कोलेटरल सर्कुलेशन। ओके, तो डायमीटर जो कि स्पेशली एक एरिथ्रोसाइट्स का होता है, ये एरिथ्रोसाइट्स का डायमीटर भी वेरी कर रहा होता है। अब इसका जो एक कैपिलरी का डायमीटर होता है वो कैपिलरी जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसका जो डायमीटर है ये रोसन विल्सन बुक कहती है कि 7 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन अगर हम साइनोसाइड्स की बात करें, लीवर की बात करें, तो वहाँ पे जो कैपिलरी बड़ी होती हैं, ये कैपिलरी बेड होती हैं, उनका जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है, वो राउंड अबाउट 70 टू 80 माइक्रोमीटर होता है। डेफिनेटली देयर इज नो कोलेटरल सर्कुलेशन इन द एंड आर्टरीज, इसलिए वो ऑर्गन डैमेज हो जाता है। इसलिए अगर उनके अंदर कोलेटरल सर्कुलेशन होती तो कोलेटरल सर्कुलेशन का मतलब ये था कि कोई भी आर्टरी, कोई भी ब्लड वेसल्स उस एरिया को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही है। अब वो एक ही आर्टरी है जिसको एंड आर्टरी कहा जाता है कि उसके अलावा कोई आर्टरी उसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर ही नहीं सकती। अगर वो आर्टरी ब्लॉक हो गई है, वो आर्टरी डैमेज हो गई है, तो इस एरिया का जो ब्लड है वो उस टिश्यू तक, उस ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा। तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट में जो वो टिश्यू होएगी या वो ऑर्गन होगा वो डैमेज हो जाएगा। गॉट इट? ओके, तो बात कर रहे थे हम कैपिलरीज की, कैपिलरी के डायमीटर की। तो कैपिलरी बेड इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। अब कैपिलरी बेड की अगर हम बात करें तो कैपिलरी बेड के अंदर ब्लड जब आ रहा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट ब्लड इजेक्ट करता है, वो आर्टीरियल सिस्टम का हिस्सा बनता है, देन आर्टरियोल्स में कन्वर्ट होती हैं, देन कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे ही कैपिलरीज की बात करें तो यहाँ से जो फ्लूइड है वो लीक आउट होकर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जा रहा होता है। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में बेसिकली जानने का क्या मकसद होता है कि वो ब्लड जो रिच इन ऑक्सीजन आ रहा है, जो रिच इन न्यूट्रिएंट्स आ रहा है, आ कहाँ से रहा है? हार्ट से आ रहा है। तो उसने क्या करना है, उसने उस एरिया को, उस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर या वो एरिया जहाँ पे टिश्यू पड़े हैं, जहाँ पे ब्लड्स पड़े हैं, उन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कॉन्स्टेंटली पहुँचाता रहे ताकि उसकी सर्वाइवल को मेंटेन किया जा सके। और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो अगेन ब्लड का हिस्सा बनाया जा सके। इसलिए जो ब्लड है वो कैपिलरी बेड के ऊपर लीक आउट होता है, स्लीप आउट होता है, स्लीप आउट होने के रिजल्ट में वो टिश्यू तक जाता है, ऑर्गन्स तक जाता है, इसके अलावा सेल्स तक जाता है, ताकि वो ब्लड जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स था, रिच इन ऑक्सीजन था, वो ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उस टिश्यू को, उस सेल्स को प्रोवाइड कर सके। और उसके रिजल्ट में वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल थे या वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द टिश्यू थे वो ब्लड का हिस्सा बन के अगेन ब्लड से एलिमिनेट हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्सेप्शन ऑफ दोज इन द स्किन सरफेस, अगर हम कैपिलरी बेड की बात करें तो कैपिलरी बेड मेनली कहाँ पे नहीं होती, कैपिलरीज कहाँ पे नहीं होती? वो एरिया जो स्किन के एरिया है, और वो एरिया इन द कॉर्निया ऑफ द आई। एवरी ब्लड सेल लाइज क्लोज टू द कैपिलरी। अब क्लोज होता है, अगर आप स्किन के ऊपर स्किन देखिएगा कि एरोजन हो रही होती है, स्किन एरोजन हो रही होती है, तो कभी आपने नहीं देखा होगा कि जब स्किन एरोजन हो रही होती है तो वहाँ से ब्लड निकल रहा हो। सेम कंडीशन विद द कॉर्निया ऑफ द आई। अब अगर कॉर्निया कोई ऑपरेट हो रहा होता तो जो कॉर्निया को कट लग रहा होता है तो वहाँ से भी ब्लड नहीं आता। तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो कैपिलरीज हैं वो ब्लड सप्लाई ही नहीं करती। इसलिए वो इन दो जगहों के ऊपर वो स्किन सरफेस मोस्टली जो पाम ऑफ दी हैंड है या सोल ऑफ दी फीट के ऊपर लाई कर रही होती है, या कॉर्निया ऑफ दी आई जहाँ पे जो कैपिलरीज हैं या कैपिलरी बेड नहीं है। कैपिलरी बेड ना होने की वजह से वो ब्लड सप्लाई या ब्लड नहीं निकल रहा होता। कैपिलरी रिफिल टाइम टेक्स लेस देन 2 सेकेंड्स। अगर हम किसी भी एरिया को प्रेस करते हैं जहाँ पे आर्टीरियल सप्लाई आ रही होती है, अगर वो अपनी नॉर्मल हालत में दोबारा आ जाती है तो उसको कहा जाता है कैपिलरी रिफिल। अब ये जो कैपिलरी रिफिल होता है ये नॉर्मली विद इन 2 to 3 सेकेंड्स होता है। अगर नॉर्मल हो रहा है तो उसको कैपिलरी रिफिल ब्रिस्क टाइम भी कहा जाता है। ओके वेल,
ओके बेटा, बेसिकली शोर कोई फ़ैन नहीं ऑन हो यहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्यों शोर आ रहा है, कोई नेटवर्क इशू हो सकता है माइट भी। कैपिलरीज और साइनोसाइड्स की हम बात कर रहे थे, तो अगेन हम कंटिन्यू करते हैं। तो एंट्री टू कैपिलरी बेड इज गार्डेड बाय ये रिंग ऑफ स्मूथ मसल, जिनको परी कैपिलरी स्फिंक्टर कहा जाते हैं, दैट ट्रैक ब्लड फ्लो। अब ये जो परी कैपिलरी स्फिंक्टर होते हैं, अब इनका क्या काम होता है, ये बेसिकली वन वे फ्लो को मेंटेन कर रहे होते हैं। वो ब्लड जैसे ही कैपिलरीज के अंदर आता है, कैपिलरीज के अंदर आने के बाद ये कैपिलरीज के अंदर रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स पड़े होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये बेसिकली परी कैपिलरी स्फिंक्टर बना रहे होते हैं। परी कैपिलरी स्फिंक्टर बनाने का मकसद ये होता है ताकि जो ब्लड है वन वे फ्लो को मेंटेन किया जा सके। ओके, द सेल्स वेयर कैपिलरीज आर नॉट प्रेजेंट, देन हाउ, बेटा ये कैपिलरीज तो नहीं होती, लेकिन अनास्टोमोसिस हो रही होती है, एज वेल एज कैपिलरीज बेड होते हैं, उसकी लोअर साइड पे कैपिलरीज बेड पड़े होते हैं, लेकिन डायरेक्ट सप्लाई उनको नहीं होती। जैसे डायरेक्ट सप्लाई दूसरे सेल को हो रही होती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा होता है, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता इसलिए, लेकिन वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स पहुँच रहे होते हैं। नीचे के उनके अंदर नीचे कैपिलरी बेड पड़े होते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद जो सेल्स हैं उसको न्यूरिश कर रहे होती हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें हाइपोक्सिया की, हाइपोक्सिया वी हैव डिस्कस मल्टीपल टाइम्स। होता क्या है बेसिकली, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू और हाई लेवल ऑफ वेस्ट, टिश्यू वेस्ट। अब ये जो टिश्यू है, ये वेस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? ओके, बेसिकली ये जो हाइपोक्सिया है, इसी एफ्लूएंस की वजह से या ब्लड सप्लाई कम होने के रिजल्ट में, ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के रिजल्ट में, या ऑक्सीजन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होने के रिजल्ट में, ऑक्सीजन की अगर सप्लाई कम हो जाती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है कि ये हाइपोक्सिया की कंडीशन है। ओके, low level of oxygen in the tissue is known as hypoxia or high level of tissue waste, indicating high level of activity। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है कि वो स्फिंक्टर्स जो नॉर्मली कंस्ट्रिक्ट हुए पड़े होते हैं, वो स्फिंक्टर्स डायलेट होना शुरू हो जाते हैं। डायलेट होने के रिजल्ट में ब्लड सप्लाई कैपिलरी बेड तक इंक्रीज हो जाती है, और इसलिए इंक्रीज होती है ताकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, उसको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल किया जा सके। बेटा बेसिकली तौसीफ ये होता है कि ब्लड जो हार्ट से आ रहा होता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड होता है। अब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, डेफिनेटली ये आ रहा होता है टिश्यू तक। अब टिश्यू तक पहुंचाना है कैपिलरीज ने। अब जो ब्लड वेसल्स हैं लाइक आर्टरीज या आर्टियोल्स हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन कर रही होती हैं, लेकिन जैसे कैपिलरीज तक आता है तो कैपिलरीज के अंदर इनकी एक्सचेंज हो रही होती है, तो यहाँ पे ये मिक्स हो जाता है। वी कांट से कि ये डीऑक्सीजनेटेड है, वी कांट से कि ये ऑक्सीजनेटेड है, वी कैन से कि ये मिक्स ब्लड है। अब उसमें ऑक्सीजन भी हो सकती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, तो ये दोनों सेम टाइम पे कैपिलरी जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड या मिक्स ब्लड कंटेन कर रही होती हैं। ओके ओके, हाइपोक्सिया की हम बात कर रहे थे, तो हाइपोक्सिया ये होता है कि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाना, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना, उसको कहा जाता है हाइपोक्सिया। अब इसकी मल्टीपल काजेज हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल कि ऑक्सीजन का लेवल ब्लड के अंदर कम हो गया है, लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट क्या कर रहा है, प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर रहा ताकि टिश्यू तक पहुंच सके। इसके अलावा प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। हो सकता है ब्लड के अंदर या ब्लड सेल के अंदर जो उसकी एक्टिविटी है, सेल की एक्टिविटी वो बढ़ गई है, उसके रिजल्ट में वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो हाइपोक्सिया को लीड कर रही होती हैं। ये ऐसी कंडीशन जिसमें जो ब्लड वेसल्स है वो ऑक्लूडेड हो जाती है, तो आगे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा होता। ब्लड सप्लाई नहीं होएगा तो उसके रिजल्ट में वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी। जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो उसके रिजल्ट में हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। लीवर एंड बोन मैरो, अगर लीवर और बोन मैरो की बात करें तो वहाँ पे जो कैपरीज पड़ी होती हैं वो मोर वाइडर होती हैं और लीकियर देन नॉर्मल होती हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है। अब लीवर जो है ये मेनली 350 ml ब्लड कंटेन कर रहा होता है, जो कि बॉडी के अंदर जब हाइपोवोलीमिया की कंडीशन होती है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की कंडीशन होती है, तो ये अपना ब्लड डोनेट कर देता है। इसलिए वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो मेनली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, वो मोर लीकी होती हैं। और सेकेंडली जो ब्लड वेसल्स या जो कैपिलरीज लीवर के अंदर होती हैं उनके अंदर साइनोसाइड्स उनको कहा जाता है, उनके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए उनका जो डायमीटर है वो बड़ा होता है। तो कैपिलरीज आर कॉल्ड साइनोसाइड्स बिकॉज their walls are incomplete and their lumen is much larger than usual. The blood flows through them more slowly under less pressure and can come directly into contact with the cells outside of the sinusoidal wall. अब होता क्या है कि ब्लड वो जो लीवर के अंदर आ रहा होता है उसके अंदर प्रेशर कम होता है, क्योंकि जितना बड़ा ल्यूमन होएगा उतना प्रेशर कम प्रोड्यूस होएगा, जितना ज़्यादा ल्यूमन छोटा होएगा उतना प्रेशर ज़्यादा जनरेट होएगा। तो इसलिए वो कैपिलरीज जो साइनोसाइड्स जो लीवर के अंदर पड़े होते हैं वो बेसिकली उनका जो डायमीटर है, उनका जो ल्यूमन है वो बड़ा होता है, इसलिए उनके अंदर कम प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा होता है। ओके गॉट इट। नेक्स्ट वेन्स और वेन्यूल्स की अगर हम बात करें तो वेन्स रिटर्न ब्लड एट लो प्रेशर टू दी हार्ट, और वो ब्लड जो अगेन हार्ट का हिस्सा बन रहा होता है, वो ब्लड जो कि वेन कलेक्ट करके सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा का हिस्सा बनाती हैं, और वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा ब्लड को राइट साइड ऑफ दी हार्ट के अंदर ड्रेन करती हैं, दैट इज नोन एज वेनस रिटर्न। वो ब्लड जो बॉडी में सर्कुलेट करने के बाद राइट साइड ऑफ दी हार्ट का हिस्सा बनता है उसको वेनस रिटर्न कहा जाता है। द walls of the veins are thinner than arteries but have a same 3 layers of tissue। अब इसके अंदर हमने ये पहले डिस्कस किया है कि जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स होती हैं मेनली। पहली जो लेयर थी उसको हमने ये कहा था कि ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता है, दूसरी को हमने कहा कि ट्यूनिका मीडिया होता है, तीसरी को हमने ये कहा कि ट्यूनिका इंटीमा होता है। अब इसके अंदर होती वही लेयर होती हैं, लेकिन जो वेन्स हैं इनके अंदर थिनर होती हैं। ओके, व्हेन कट द वेन्स कोलैप्स, आपने देखा होगा कि जब कट लगता है, स्किन के ऊपर कट लगता है, तो वो बेसिकली जो ब्लड लीक आउट हो रहा होता है वो लीक आउट कैपिलरी बेड से हो रहा होता है। लेकिन अगर वेन को कट किया जाए लाइक आईवी कैनुलेशन के लिए या कोई भी और प्रोसीजर के लिए, तो जब वेन्स ब्रेक की जाती है, वेन्स से अगर ब्लड ड्रा करने के बाद फ्यू सेकंड्स के बाद जो वेन्स हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, वहाँ पे कोगुलेशन हो जाती है। अगर हम आर्टरी की बात करें, आर्टरी को जब प्रिक किया जाता है तो उसके रिजल्ट में ब्लड पीछे लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट एक प्रेशर के साथ ब्लड इजेक्ट कर रहा होता है, इसलिए जो आर्टरीज हैं उनको एक हाई प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है और उसके अंदर कोगुलेशन इतनी जल्दी नहीं होती, इसलिए जब भी आर्टरी कट होती है तो एक प्रेशर के साथ ब्लड इजेक्ट हो रहा होता है। ओके, वेनस रिटर्न की बात कर रहे थे हम कि वो ब्लड जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के बाद सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा का हिस्सा बनता है और ड्रेन हो रहा होता है इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, उसको हमने कहा कि ये वेनस रिटर्न होती है। और दूसरी बात हमने ये की थी कि जो वेन्स होती हैं इनके अंदर भी सेम 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होती हैं, जिस तरह आर्टरीज के अंदर होती हैं, लेकिन इनके अंदर जो होती हैं वो थिनर होती हैं, लाइक ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता है, ट्यूनिका मीडिया होता है, और तीसरी हमने कहा कि ट्यूनिका इंटीमा होता है। उसके बाद हम वेन्स और आर्टरीज की बात कर रहे थे, तो अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स को कोई भी कट लगता है, चाहे वो आईवी कैनुलेशन हो, चाहे वो सैंपल ड्रा करने किया जा रहा हो, तो ये क्या करती हैं, ये जल्दी से कोलैप्स कर देती हैं। फ्यू मिनट्स के ऊपर अगर आप उसके ऊपर प्रेशर रखेंगे, प्रेशर करेंगे तो कोलैप्स हो जाती हैं, उनके अंदर कोगुलेशन इजीली हो जाती है। अगर इसी तरह हम बात करें आर्टरीज के अंदर, तो आर्टरीज के पीछे एक हार्ट पंपिंग आर्गन पड़ा है और वो पंपिंग आर्गन रिपीटेडली ब्लड को पंप किया जा रहा है। अब आर्टरीज क्या करती हैं, वो ब्लड फ्लो को बेयर कर रही होती हैं। अब जैसे ही आर्टरी अगर कट होएगी तो वो ब्लड एक प्रेशर के साथ आर्टरी से निकलता है और इसलिए वो ब्लड
जो प्रेशर के साथ निकल रहा होता है उसको कोगुलेट होने के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। वो मिनिमम 30 मिनट से लेके इवन के आवर्स तक उसको आप आर्टरी को प्रेस करके रख सकती हैं, और ये वेरी कर रहा होता है फ्रॉम आर्टरी टू आर्टरी। अगर स्मॉल आर्टरी कट हो गई है तो उसके लिए डिफरेंट टाइम है, अगर लार्ज आर्टरी कट हो गई है तो उसके लिए डिफरेंट टाइम है। When cut, the vein collapse while the thicker valve arteries remains open। अगर हम वेन की बात करें, वेन के अंदर कट लगेगा वो कोलैप्स कर जाएगी, नॉर्मल हील आउट हो जाएंगी सुनर। और अगर हम आर्टरी की बात करें तो आर्टरी क्या करती हैं, ओपन रहती हैं। व्हेन एन आर्टरी इज कट, ब्लड सफर्स एट ए हाई प्रेशर, एक फौरे की तरह ब्लड इजेक्ट हो रहा होता है। स्पीडली फ्लो ऑफ ब्लड एस्केप्स फ्रॉम द वेन्स। अगर हम वेन कट होएगी तो वहां से ब्लड स्लोली स्लोली स्वीप आउट होता है। Some veins possess valves which prevent backflow of blood, ensuring that the flow towards the heart। Definitely कुछ veins होती हैं जिनके अंदर valves होते हैं। अब उन valves का क्या मकसद होता है कि फ्लो को, ब्लड फ्लो को बैक फ्लो से इनिबिट किया जा सके और वन वे डायरेक्शन को मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा द स्मॉलेस्ट जो वेन्स होती हैं उनको वेन्यूल्स कहा जाता है। वेन्स आर कॉल्ड कैपेसिटेंस वेसल्स बिकॉज दे आर डिस्टेंडिबल एंड कंटेन्स 2/3 ऑफ द बॉडीज ब्लड इन द वेनस सिस्टम। ओके, अब जो वेन्स होती हैं ये मेनली क्या करती हैं, ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड को होल्ड कर सकती हैं, इसलिए इनको कैपेसिटेंस वेसल्स कहा जाता है। अब वो होल्ड कितना कर सकती हैं, 2/3 ऑफ द बॉडीज ब्लड वेनस सिस्टम के अंदर पड़ा होता है। जब हम वेनस सिस्टम की बात करते हैं तो 2/3 ऑफ द ब्लड एट द सेम टाइम वेन्स का हिस्सा होती हैं, वेन्स होल्ड कर रही होती हैं। और रिमेनिंग अगर हम अर्टीरियल सिस्टम की बात करें तो बाकी का जो ब्लड होता है वो हर टाइम सर्कुलेशन में सर्कुलेट कर रहा होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। ओके, हैव 10 minutes of break, then we will continue again।
ओके, बैक। तो हमने वेन और वेन्यूल के बारे में डिस्कस किया। नो हम कंट्रोल ऑफ ब्लड वेसल डायमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं कि ब्लड वेसल का जो बेसिकली डायमीटर है ये कैसे कंट्रोल होता है और ये कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी होता है। अगर ये कंट्रोल नहीं होएगा तो उसके रिजल्ट में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। The smooth muscle in the tunica media of the vein and arteries is supplied by the nerves of the autonomic nervous system. अब mainly autonomic nervous system consists of divisions जिसमें sympathetic nervous system की division आती है और parasympathetic nervous system की division आती है। अब ये sympathetic और parasympathetic divisions क्या करती हैं, बेसिकली ये ब्लड वेसल का डायमीटर कम या ज़्यादा कर रही होती हैं with the help of vasomotor center that is present in the medulla oblongata। एमओ के अंदर वेजोमोटर सेंटर पड़ा होता है बेसिकली। अब ये वेनस नर्व ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कनेक्ट हो रहा होता है विद वेजोमोटर सेंटर। अब जैसे ही मैसेज आएगा कि ब्लड वेसल का डायमीटर कम करना है या ब्लड प्रेशर का डायमीटर ज़्यादा करना है, तो ब्लड वेसल्स का डायमीटर जब कम होएगा तो उस कंडीशन को वेजो कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। जब ब्लड वेसल का डायमीटर ज़्यादा होएगा तो उस कंडीशन को वेजो डायलेशन कहा जाता है। So the smooth muscle in the tunica media of the veins and arteries is supplied by the nerves of the autonomic nervous system. अब दूसरी these nerves arises from the vasomotor center in the medulla oblongata and they change the diameter of the blood vessels controlling the volume of the blood they contain. Suppose अगर ब्लड प्रेशर कम है या वो ब्लड जो ब्लड वेसल्स के अंदर आ रहा है वो कम है, उसका वॉल्यूम कम है, तो क्या होगा कि वेजो कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी ताकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। ओके, अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा का मतलब है कि ब्लड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड वो जो सर्कुलेशन में है उसका वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो गया है तो क्या होगा कि ब्लड वेसल का जो डायमीटर है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। उस कंडीशन को वेजो डायलेशन कहा जाता है। ये सर्टेन ड्रग्स होती हैं जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन करवा रही होती हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को लो या ज़्यादा कर रही होती हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रही होती हैं। इसके अलावा द वॉल ऑफ द लार्ज आर्टरीज सच एज एओर्टा कंटेन्स मेनली इलास्टिक टिश्यू एंड so they tend to passively expand and recoil depending on how much the blood is passing through them। अगर हम आर्टरीज की बात करें या एओर्टा की बात करें तो जब हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ब्लड को इजेक्ट करता है तो वो एक फोर्स के साथ इजेक्ट करता है। वो फोर्स एओर्टा के अंदर स्पेशल सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स पड़ी होती हैं जिनको बैरो रिसेप्टर्स कहा जाता है। वो बैरो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करके बता रहे होते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है या ब्लड प्रेशर कम हो गया है। ओके, तो ये जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होएगा या लेफ्ट वेंट्रिकल जितना फोर्स से ब्लड को इजेक्ट करेगा उतना एओर्टा को ज़्यादा एक्सपेंड होना पड़ेगा। एक्सपेंड होएगा देन रिकॉइल कर जाएगा लाइक इलास्टिक और लाइक ए स्प्रिंग, लाइक ए कॉइल। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्सफुली इजेक्ट करेगा ये इसके अंदर एक्सपेंडेशन होती है, एक्सपेंड करेगा, डायलेट करेगा। उसके बाद ये अपना ब्लड आगे आर्टरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे ही ब्लड आर्टरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होएगा तो ये वापस रिकॉइल कर जाएगा, वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। इसके बाद veins also respond to nerve stimulation although they have only little smooth muscle in their tunica media। अब जो veins हैं उनके अंदर भी at some extent vasoconstriction as well as vasodilation होती है। ये vasoconstriction और vasodilation veins के अंदर इसलिए होती है ताकि venous return को मेंटेन किया जा सके। अगर veins के अंदर vasodilation या vasoconstriction नहीं होएगी तो वो ब्लड जो कि वेनस रिटर्न बन रहा होता है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। सपोज अगर इनके अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है तो वेनस रिटर्न बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर इनके अंदर वेजो डायलेशन होना शुरू हो जाती है तो ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स द हार्ट कम होना शुरू हो जाती है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है और सिचुएशंस के ऊपर। ओके, नो कम टूवर्ड्स द ब्लड वेसल्स डायमीटर एंड ब्लड फ्लो। बेसिकली क्या होता है कि resistance to flow of fluid along a tube is determined by 3 factors। अब ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जिससे हम resistance of the blood
रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड को हम मेजर कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है। फर्स्ट वन इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, कि ट्यूब का डायमीटर कितना है। सपोज वो 2 माइक्रोमीटर है, वो 3 माइक्रोमीटर है, वो 5 माइक्रोमीटर है। और दूसरा लेंथ ऑफ द ट्यूब, कि उसकी लेंथ कितनी है। तीसरी चीज़ कि उसके अंदर जो फ्लूइड मूव कर रहा है उसकी विस्कोसिटी कितनी है। ये वो 3 कंडीशंस हैं, ये वो 3 फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो ऑफ द फ्लूइड को डिटरमिन कर रहे होते हैं। पहला फैक्टर डायमीटर ऑफ द ट्यूब, कि ट्यूब के अंदर वेजोडाइलेशन या वेजोकंस्ट्रिक्शन तो नहीं हुई, उसका डायमीटर कितना है। उसके अलावा दूसरी उसकी लेंथ कितनी है। तीसरी चीज़ उसके अंदर जो फ्लूइड मूव कर रहा है उसकी विस्कोसिटी क्या है। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड को डिटरमिन कर रहे होते हैं। इसके अलावा सिंपैथेटिक एक्टिविटी जनरली कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स एंड देयरफॉर नैरो द वेसल्स। अब जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, हम बात कर रहे थे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। अब जो सिंपैथेटिक डिवीजन है ये क्या करती है कि ये ब्लड वेसल का डायमीटर कम करती है। दूसरा ये क्या काम करती है, हार्ट रेट को बढ़ा देती है। अब जैसे ये ब्लड वेसल का डायमीटर कम करेगी या ब्लड वेसल का डायमीटर कम होएगा तो उस कंडीशन को कहा जाता है वेजोकंस्ट्रिक्शन। अब होती क्यों है, बेसिकली प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। अब जैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का जो प्रेशर है, ब्लड का जो वॉल्यूम है, जैसे ही कम होएगा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होएगा, हाइपोवोलीमिया की कंडीशन होएगी, तो जो सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम करवा देगी, उसको वेजोकंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि डिक्रीज नर्व स्टिमुलेशन, अगर नर्व स्टिमुलेशन कम हो गई है तो ये स्मूथ मसल्स होते हैं उनका डायमीटर बढ़ा देगी, ल्यूमन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ल्यूमन इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा। उस कंडीशन को वेजोडाइलेशन कहा जाता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वेजोडाइलेशन क्या होती है और वेजोकंस्ट्रिक्शन क्या होती है। वेजोकंस्ट्रिक्शन ये होती है कि जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करती है कि ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं जब उनका ब्लड वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल का डायमीटर कम करवा देती है, मीनिंग टू से कि ब्लड वेसल को नैरो कर देती हैं, तो उनको कहा जाता है वेजोकंस्ट्रिक्शन। ओके। और दूसरा जैसे ही इसकी स्टिमुलेशन कम हो जाएगी, कम होने के रिजल्ट में जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर है, जो ब्लड वेसल का ल्यूमन है वो इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा, उसको कहा जाता है वेजोडाइलेशन। ओके। लेंथ का प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट है होगा। ओके। पहली चीज़ है कि डिपेंडिंग ऑन दी लेंथ, अगर स्मॉल होगी लेंथ तो अल्टीमेटली प्रेशर ज़्यादा होएगा, जितनी ज़्यादा लेंथ होएगी उतना प्रेशर डिवाइड होता जाएगा। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के अंदर ब्लड को भेजता है, अब एओर्टा का डायमीटर कम है। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को इजेक्ट करता है तो एओर्टा का डायमीटर कम है, तो एओर्टा के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। उसके बाद जैसे एओर्टा आगे आर्टरीज के अंदर भेजता है, अब आर्टरीज एक वेस्ट नेटवर्क है, उसका डायमीटर बढ़ता जाता है, आर्टरीज का डायमीटर बढ़ता जाता है, आर्टरीज की लेंथ बढ़ती जाती है। अब जैसे ही लेंथ बढ़ेगी तो वहाँ तक जो ब्लड है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेंथ ज़्यादा होगी, वो प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। तो लेंथ का प्रेशर के ऊपर ये इफेक्ट है कि जितनी ज़्यादा लेंथ होएगी उतना प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। ओके। गॉट इट कि वेजोडाइलेशन क्या होती है बेसिकली और वेजोकंस्ट्रिक्शन क्या होती है। वेजोडाइलेशन के ब्लड वेसल का जब डायमीटर ज़्यादा हो जाता है, ल्यूमन मिलार्ज हो जाता है, उसको वेजोडाइलेशन कहा जाता है। और जब ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो जाता है तो उसको वेजोकंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। लोकल रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। अब लोकल रेगुलेशन कैसी होती है। अब लोकल रेगुलेशन बेसिकली है क्या, या ऑटो रेगुलेशन क्या है। ऑटो रेगुलेशन बेटा ये होता है कि एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन टू कंट्रोल इट्स ओन ब्लड फ्लो अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। सपोज अगर हम बात करें ब्रेन की, अगर हम बात करें लीवर की, तो इनके अंदर, अगर हम बात करें किडनी की, तो इनके अंदर
ऑटो रेगुलेशन हो रही होती है। ऑटो रेगुलेशन का मतलब है कि ये वो ऑर्गन है कि इनको जितनी ब्लड सप्लाई रिक्वायर्ड होती है, इनके अंदर एक एबिलिटी है कि वो अपनी ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज़ नहीं होने देते, वो अपनी ब्लड सप्लाई को कम नहीं होने देते, वो अपनी ब्लड सप्लाई को मेंटेन कर रहे होते हैं। दैट एबिलिटी इज नोन एज ऑटो रेगुलेशन। ओके, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन टू कंट्रोल इट्स ओन ब्लड फ्लो अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, इट्स कॉल्ड एज ऑटो रेगुलेशन। कि जितनी उसको रिक्वायर्ड होगी उतना वो ब्लड फ्लो अपनी कम भी कर लेगा, ज़्यादा भी कर लेगा। अब ये कम या ज़्यादा कैसे करता है? अब इसके अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन की एबिलिटी होती है। ब्लड फ्लो, अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया है या फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया है तो ये क्या करेगा कि ये ब्लड वेसल का डायमीटर कम करवा देगा, ब्लड वेसल का डायमीटर नैरो करवा देगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा। अगर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, एक्सेस अमाउंट में हो गया है, तो ये क्या करेगा कि ये फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होने के रिजल्ट में ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ा देगा। अब जो ऑटो रेगुलेशन होती है ये मैनुअली कंट्रोल हो रही होती है थ्रू सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कि ब्लड वेसल का डायमीटर कम करवाना है या ब्लड वेसल का डायमीटर ज़्यादा करवाना है, डिपेंडिंग ऑन द फ्लूइड प्रेजेंट इन द blood vessels present in the organs. Central nervous system, liver and kidney receives proportionality high blood pressure. अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, ब्रेन की बात करें, लीवर की बात करें, किडनी की बात करें, तो इनके अंदर ऑटो रेगुलेशन एबिलिटी प्रेजेंट है। इसलिए ना लीवर, ना किडनी और ना ही ब्रेन अपना ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होने देता है। The main mechanism associated with this local control of blood flow increase। पहली जो चीज़ है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके रिजल्ट में ब्लड फ्लो उस एरिया के अंदर ज़्यादा हो जाता है। पहली कंडीशन, रिलीज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स CO2 एंड लैक्टिक एसिड। अगर किसी वजह से मसल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स अकमुलेट हो गए हैं, लाइक कोई बंदा था उसने फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज कर ली है, तो उसके रिजल्ट में उसका जो टिश्यू थे उसने क्या किया, ज़्यादा काम किया। जब ज़्यादा काम किया तो उसकी डिमांड बढ़ गई, अल्टीमेटली ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, तो उसके रिजल्ट में उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स था, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होना था, वो एलिमिनेट नहीं होएगा, तो उसके अंदर पायरुविक एसिड अकमुलेट होएगा। और पायरुविक एसिड को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ग्लूकोज रिक्वायर्ड होती है। जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज उसको नहीं मिलेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड क्या करता है, बेसिकली फटीग काज कर रहा होता है। अब इसको रिजॉल्व होना होता है। अब ये रिजॉल्व कैसे हो सकता है? द एक्टिव टिश्यू रिलीज फ्रॉम द एक्टिव टिश्यू रिलीज मोर वेस्ट देन रेस्टिंग टिश्यू। अब अगर एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है तो अल्टीमेटली उसका वेस्ट प्रोडक्ट जनरेशन भी ज़्यादा होगी। अगर एक रेस्ट वे टिश्यू है तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट्स कम जनरेट हो रहा होगा। द इंक्रीज लेवल ऑफ वेस्ट इंक्रीजेज ब्लड फ्लो टू दैट एरिया। अब जैसे ही वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, प्रोड्यूस होंगे, तो इस एरिया के अंदर ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो इसलिए बढ़ेगा ताकि वहाँ पे जो रिक्वायर अमाउंट ऑफ ब्लड है, रिक्वायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। ओके बेटा, मैं ये बता रहा था ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन ये होता है कि ऑर्गन की एबिलिटी होती है कि वो अपना ब्लड खुद कंट्रोल कर रहा होता है। अब जितनी उसको ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के अकॉर्डिंग, उस ज़रूरत के मुताबिक उसने अपनी ब्लड सप्लाई को खुद ब खुद कंट्रोल करना होता है, उसको कहा जाता है ऑटो रेगुलेशन। अब ये तीन सिस्टम है जिनमें जो ब्रेन है, ये नर्वस सिस्टम है, दूसरा लीवर, तीसरा किडनी, ये क्या करते हैं कि ये ऑटो रेगुलेशन के थ्रू अपना ब्लड सप्लाई मेंटेन रखते हैं। ये ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज़ नहीं होने देते, अपनी ब्लड सप्लाई डिक्रीज नहीं होने देते। ओके, तीसरी कंडीशन हमने डिस्कस की है उसमें ये है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ब्लड सप्लाई है टूवर्ड्स दैट एरिया, टूवर्ड्स दैट ऑर्गन्स इंक्रीज हो जाती है। तो पहली ये कंडीशन थी कि जब किसी वजह से हाइपर एक्टिविटी में शुरू हो जाती है, टिश्यू के अंदर हाइपर एक्टिविटी हो सकती है। लाइक कैसे हाइपर एक्टिविटी हो सकती है कि एक बंदा था, वो रेस्टिंग फेज के ऊपर था, तो उसके बॉडी के अंदर या उसके टिश्यू के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो एक नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे थे। जब उसने कोई हाइपर एक्टिविटी की, कोई काम इस तरह किया, हैवी एक्सरसाइज कर ली, तो अल्टीमेटली उसकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है या उस टिश्यू के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है
वो प्रोपोर्शनलिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं। जैसे ही ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो उसको एलिमिनेट करने के लिए उस एरिया के अंदर डेफिनेटली ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है कि टेम्परेचर, जब टिश्यू का टेम्परेचर ज़्यादा होएगा तो उसके रिजल्ट में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो उसके रिजल्ट में वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करवाना होता है बॉडी से। अब वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करवाने के लिए जैसे टिश्यू का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके रिजल्ट में वेजोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है, और टिश्यू का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी और उसके रिजल्ट में वेजोडाइलेशन होना शुरू हो जाएगी। ओके। और तीसरी कंडीशन हाइपोक्सिया है। जैसे ही हाइपोक्सिया होएगा तो ये क्या करेगा, ये वेजोडाइलेशन को एक्टिवेट कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा और राइज इन ब्लड फ्लो थ्रू द इफेक्टेड टिश्यू, और उस टिश्यू के अंदर, उस इफेक्टेड एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो हाइपोक्सिया है उसको रिवर्स करना है। अगर हाइपोक्सिया रिवर्स नहीं होएगा, अगेन पायरुविक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड अकमुलेट होएगा और ये मसल फटीग कॉज करेगा। तीसरी कंडीशन चौथी, द रिलीज ऑफ वेजोडाइलेटर्स, सर्टेन केमिकल्स मीडिएटर्स रिलीज हो रहे होते हैं। अब ये जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं बेसिकली, जिनमें हिस्टामीन है या ब्रेडिकाइनिन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये भी वेजोडाइलेशन काज करवा रहे होते हैं। इसके अलावा वन इम्पॉर्टेंट वेजोडाइलेटर इज नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। इंपॉर्टेंट वेजो जो डाइलेटर है, पोटेंट वेजोडाइलेटर, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, बट विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू ओपनिंग ऑफ द लार्जर आर्टरीज सप्लाइंग एन आर्गन। अब इसने क्या करना है, इसने फ़ौरन से पहले वेजोडाइलेशन करवा देनी है ताकि वो आर्गन तक फ़ौरन से पहले ब्लड सप्लाई पहुंची जा सके। रिएक्शन ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्टर्स। अब दूसरी कंडीशन है कि वेजो कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं जिन्होंने ब्लड वेसल का डायमीटर कम करना होता है। ऊपर हमने डिस्कस किया है कि वेजो डायलेटर्स होते हैं जिन्होंने ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ाना होता है। जब वेसल्स का डायमीटर बढ़ेगा, दैट कंडीशन इज नोन एज वेजोडाइलेशन। जब ब्लड वेसल का डायमीटर कम होएगा, नैरो होएगा, दैट इज नोन एज वेजो कंस्ट्रिक्शन। अब जो वेजो कंस्ट्रिक्टर होते हैं मेनली ये सिंपैथेटिक हार्मोन्स होते हैं, जिनमें एपिनेफ्रीन है, ये एड्रीनलिन है। ये एड्रीनल मिडल्ला से रिलीज हो रहे होते हैं और ये पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर होते हैं और एंजियोटेंसिन 2 को ये कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और एंजियोटेंसिन मेनली एक पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है। पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर का मतलब है कि ये वाइड स्प्रेड वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है। अगेन ये हम रिपीट कर लेते हैं कि वेजोडाइलेटर क्या है और वेजो कंस्ट्रिक्टर क्या है। बेसिकली कि जो वेजो कंस्ट्रिक्टर हैं जिनमें मेनली जो पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। अभी ये क्या करता है कि ये फौरन से पहले जहाँ जिस आर्गन को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है उसके अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। पीछे ब्लड वेसल का डायमीटर कम करवाएगा, जो ब्लड है, ये जो फ्लूइड है वो रश आउट होके उस एरिया तक पहुंचेगा। दूसरे होते हैं वेजो कंस्ट्रिक्टर। अब वेजो कंस्ट्रिक्टर में जो मेनली पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है वो एंजियोटेंसिन 2 है। अब एंजियोटेंसिन 2 बेसिकली ये हम रास सिस्टम में डिस्कस करेंगे कि ये एंजियोटेंसिन 2 है क्या चीज़। और इसमें जो मेनली पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाइड स्प्रेड वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करवा रहा होता है। और दूसरा जो सिंपैथेटिक हार्मोन्स हैं जिनमें मेनली एड्रीनलिन है या एपिनेफ्रीन है जो कि एड्रीनल मेडुल्ला से रिलीज हो रही होती है, ये भी पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करवा रही होती हैं। ओके। इसके अलावा कैपिलरी एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं तो कैपिलरी एक्सचेंज में मेनली इटरनल रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द गैसेस आर एक्सचेंज बिटवीन कैपिलरी ब्लड एंड लोकल ब्लड सेल्स। लोकल ब्लड सेल की बात करें, कैपिलरी बेड की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं। अब पहले हमने बात की थी कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है वहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रही होती है, वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजनेशन हो रही होती है। ऑक्सीजनेशन का मतलब कि ऑक्सीजन एयर सैक में डिजॉल्व होने के बाद ब्लड का हिस्सा बन रही होती है और वो ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ट्रेवल करके टिश्यू तक आ रहा होता है। अब जैसे टिश्यू का वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में उस हीमोग्लोबिन के साथ मिलके अगेन ब्लड का हिस्सा बनती है। और ब्लड का हिस्सा बनने के बाद ये 3 वेज हैं जिनके थ्रू ये डिजॉल्व हो रही होती है, जिनसे ये एलिमिनेट हो रही होती है। ये वो मैकेनिज्म्स हैं। ऑक्सीजन इज कैरिड फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू इन द कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। बेटा जो पोटेंट वेजो
ओके, पोटेंट वेजोडाइलेटर है, वेजोडाइलेशन जो काज करवा रहा होता है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, और जो पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है उसमें एंजियोटेंसिन 2 है। ओके, कैपरी एक्सचेंज की बात कर रहे थे हम कि बेसिकली ऑक्सीजन इज कैरिड फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू इन द कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, कि जब ऑक्सीजन लंग से एल्वुलाई से डिफ्यूज होने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है, दैट कंडीशन इज नोन एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है वहाँ से ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ हीमोग्लोबिन से लिबरेट हो जाती है, इलिमिनेट हो जाती है और फ़ौरन से पहले वहाँ पे पहुँच जाती है। तो जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ एक वीकली बॉन्ड बना रही होती है, अनस्टेबल बॉन्ड बना रही होती है, और ये बॉन्ड फ़ौरन से पहले ब्रेक हो जाता है। इसलिए ब्रेक होता है कि जिस एरिया के अंदर, जिस टिश्यू के अंदर, जिस सेल के अंदर जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है वो ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स फॉर एक्सक्रीशन बाय 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स। ओके बेटा, इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है। ये जब टिश्यू और ब्लड के दरमियान, सेल और ब्लड के दरमियान जो रेस्पिरेशन हो रही होती है वो इंटरनल रेस्पिरेशन हो रही होती है। ओके, ठीक है। तो डिजॉल्व बेसिकली ये डिजॉल्व इन वाटर ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिजॉल्व सब्सटेंसेस के साथ जा रही होती है। जो 23% है ये कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ जा रही होती है, और जो रिमेनिंग 70% है ये सोडियम बाइकार्ब्स की फॉर्म में किडनी से इलिमिनेट हो रही होती है। अगर हम बात करें लंग्स से, तो लंग्स से बेटा ये 23% इलिमिनेट हो रही होती है, 70% किडनी से इलिमिनेट हो रही होती है, और ओनली 7% डिजॉल्व सब्सटेंसेस के साथ इलिमिनेट हो रही होती है। तो ये दैट वाज अबाउट कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इलिमिनेट हो रही होती है। ओके, इसके अलावा हम अगर कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक्स की बात करें तो इसमें हमने डिस्कस किया होगा पहले ही कि 2 तरह के प्रेशर होते हैं, वन इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड अदर इज ऑनकोटिक प्रेशर्स। ओके, द 2 मेन फोर्सेस डिटरमाइनिंग द ओवरऑल फ्लूइड मूवमेंट अक्रॉस द कैपिलरी वॉल। अब आपने सोचा होगा कि ये जो कैपिलरी बेड है वहाँ से ये जो फ्लूइड आ रहा है, ये जो गैस आ रही है ऑक्सीजन की फॉर्म में, ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में, जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं ये सेल तक कैसे पहुँचते हैं? क्या ब्लड वेसल लीकी होती हैं? तो जो होती हैं वेन्स, जो होती हैं आर्टरीज, ये लीकी नहीं होती। लेकिन अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो दीज वेसल्स आर लीकी इन नेचर। अब बेसिकली ब्लड वेसल के अंदर सेम टाइम पे 2 प्रेशर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब 2 प्रेशर कौन कौन से हैं? एक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी वजह से होता है। और जो दूसरा प्रेशर होता है ये ऑनकोटिक प्रेशर होता है। अब ये जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है ये बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होता है, स्पेशली एल्ब्यूमिन की वजह से होता है। अब ये जो एल्ब्यूमिन है ये लीवर से सिंथेसाइज हो रही होती है। अगर लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती, तो ऑनकोटिक प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। बेसिकली अब ये प्रेशर मेंटेन कैसे हो रहा होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कि जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है ना ये कांस्टेंट होता है, ये 25 से 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रोटीन की वजह से ये प्रेशर कांस्टेंट होता है। और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो कि ब्लड प्रेशर भी उसको कहा जाता है, सम बुक्स पे ये ब्लड प्रेशर होता है बेसिकली ये, लेकिन ये फ्लूइड वॉल्यूम का प्रेशर होता है। अब ये वेरी करता है। अगर हम आर्टरी की बात करें, आर्टीरियल सिस्टम की बात करें, तो ये आर्टीरियल सिस्टम के जहाँ पे आर्टरी एंड हो रही होती है, आर्टरियोल्स एंड हो रहे होते हैं, कैपिलरी स्टार्ट हो रही होती है, वहाँ पे ये 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। उसके बाद जैसे ही कैपिलरी की बात करें तो कैपिलरी में से वो फ्लूइड स्वीप आउट होता है, बाहर निकलता है, इंटरस्टिशियल स्पेस तक जाता है, ताकि वो जो सेल्स पड़े हैं, वो जो टिश्यू पड़े हैं, उन तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके। अब जैसे ये फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो मैंने बताया है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ये फ्लूइड की वजह से होता है, तो वो फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे ही वो फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट होएगा तो उसके रिजल्ट में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है दैट विल बी रिड्यूस्ड। पहले आर्टीरियल एंड के ऊपर दैट वाज 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और जो ऑस्मोटिक जो ऑनकोटिक प्रेशर था वो 25 से 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था। लेकिन जैसे ही
फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा। और अगर हम वेनस एंड की बात करें तो वहाँ पे ये 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रह जाता है। दूसरी बात, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना, इसने फ्लूइड को कैपिलरी बेड से बाहर निकालना होता है, ब्लड वेसल से बाहर फ्लूइड को निकालना होता है। लेकिन जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है, इसने अगेन उस फ्लूइड को ब्लड वेसल का हिस्सा बनाना होता है। हिस्सा क्यों बनाना होता है? इसलिए कि जो वेनस रिटर्न है उसको मेंटेन किया जा सके। गॉट इट? तो जो नॉर्मली 24 लीटर्स ऑफ फ्लूइड जो कि ब्लड कैपिलरी के अक्रॉस 24 लीटर ब्लड कैपिलरी के अक्रॉस पर डे मूव कर रहा होता है, उसमें से जो 21 लीटर है वो ब्लड वेसल का हिस्सा बन जाता है, वेनस रिटर्न का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जो 3 to 4 लीटर होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह जाता है। अब ये जो 3 to 4 लीटर है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रहता है, ये कहाँ जाता है? अब इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ना ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स पड़ी होती हैं, ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स जिनको लेफ्ट वेसल्स कहा जाता है। अब वो जो 3 to 4 लीटर था उनके अंदर स्वीप आउट होना शुरू हो जाता है, उनके अंदर मूव होना शुरू हो जाता है। अब वो जो 3 to 4 लीटर है वो लेम्फ हिस्सा बन जाता है। अगेन ये लेम्फ मूव करता हुआ थ्रू लेम्फ नोड्स और अगेन राइट एट्रियम का हिस्सा बन जाता है। यस, लेम्फ बन जाता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमने ये दो चीज़ें डिस्कस की हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्कस किया है, उसके बाद हमने ऑनकोटिक प्रेशर को डिस्कस किया है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है कि ये बेसिकली फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से होता है और ये फ्लूइड को ब्लड वेसल से बाहर निकाल रहा होता है। और दूसरा हमने डिस्कस किया है कि ये ऑनकोटिक प्रेशर होता है। ऑनकोटिक प्रेशर ने क्या करना होता है और ये होता किस वजह से है? ये बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन मेनली एल्ब्यूमिन की वजह से होता है। और जो एल्ब्यूमिन है ये ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है। अब इनकोटिक प्रेशर क्या करता है कि वो फ्लूइड जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से बाहर ब्लड वेसल से निकला था उसको दोबारा ब्लड वेसल का हिस्सा बनाएगा ताकि जो वेनस रिटर्न है उसको मेंटेन किया जा सके। यस, वो लैंप का हिस्सा बन जाता है बेटा। ओके, तो ये नॉर्मली जो 24 लीटर है पर डे ब्लड कैपिलरी बेड के ऊपर जाता है ताकि कैपिलरी बेड को बाथ किया जा सके। उसमें से जो 21 लीटर है वो रिटर्न हो जाता है, लेकिन 3 to 4 लीटर जो है ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह जाता है और अगेन ये लैंप का हिस्सा बन जाता है, ये लैंप बन जाता है और ये लैंप एट द एंड वेनस रिटर्न का हिस्सा बन जाता है ताकि जो वेनस रिटर्न है उसको मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा ये वो बात है जो हमने पहले भी डिस्कस की है कि एट द आर्टीरियल एंड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अबाउट 5 किलो पास्कल, ये 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड अपोजिंग ऑस्मोटिक या ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज ओनली 3 किलो पास्कल जो कि 25 मिलीमीटर 25 से 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। एट द वेनस एंड ऑफ द कैपिलरी द सिचुएशन इज रिवर्स। अब होगा क्या कि ब्लड फ्लो इज स्लोअर एट द आर्टीरियल एंड बिकॉज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्रॉप्स अलोंग द कैपिलरी बेड टू 2 किलो पास्कल 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। कैपिलरी बेड बेटा कैपिलरी का एंड वाला पार्ट जहाँ पे फ्लूइड स्वीप आउट होके लीक आउट होके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जा रहा होता है। ओके, तो जब वेनस एंड की बात कर रहे होते हैं हम तो सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। The blood flow is lower than the arterial end because the hydrostatic pressure drops along the capillary to only 2 kilopascal या 15 millimeter of mercury. The osmotic pressure या oncotic pressure remain unchanged. अब ये इसलिए अनचेंज रहता है क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये ब्लड वेसल से या कैपिलरी से लीक आउट ही नहीं होती। अगर बाहर नहीं निकलेंगी, ब्लड वेसल के अंदर रहेंगी तो अल्टीमेटली ये क्या करेंगी कि ब्लड वेसल्स का फ्लूइड को अगेन रिटेन करके वेनस रिटर्न का हिस्सा बनाएंगी। अगर ये किसी वजह से चाहे वो वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई है, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ने के रिजल्ट में जो ब्लड वेसल का डायमीटर है वो बढ़ेगा। अगर वो बढ़ेगा तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये लार्ज मॉलिक्यूल होता है, ये देन स्वीप आउट होएगा, देन ये बाहर निकलेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाएगा, वहाँ पे ये अपना ऑनकोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। जब ऑनकोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा तो ये फ्लूइड को वहाँ पे भी अकोमोडेट कर लेता है, खींचता है। उस कंडीशन को एडीमा कहा जाता है। और एट द एंड ऑफ द दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सब पैथोलॉजिकल कंडीशंस की एडीमा क्या होता है, ये कैसे बन रहा होता है। इसके लिए भी सर्टेन कंडीशंस हैं, लाइक हाइड्रोस्टैटिक का प्रेशर ज़्यादा हो जाना, वेस्कुलर परमेबिलिटी का ज़्यादा हो जाना, ऑन एल्ब्यूमिन प्रोटीन या ऑनकोटिक प्रेशर का कम हो जाना, सम अदर फैक्टर्स आर आल्सो नोन। ओके, तो जो ऑस्मोटिक या ऑनकोटिक प्रेशर रिमेन्स
unchanged, that is 3 kilopascal या 25 millimeter of mercury, and because this more exceed hydrostatic pressure the fluid move back into the capillary. अब ये क्या करेगा कि ऑनकोटिक प्रेशर वो फ्लूइड जो लीक आउट होकर इंटरस्टिशियल स्पेस का हिस्सा बना था उसको अगेन अट्रैक्ट करके ब्लड वेसल का हिस्सा बना देगा। बेटा जब कैपिलरी की बात करते हैं तो कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, ये कम हो जाता है, और जब वेनस का एंड आता है, वेन्स का एंड आता है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कैपिलरीज जॉइन होके विनियोज बना रही होती हैं बेसिकली। अब विनियोज तक इसका जो प्रेशर होता है 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रह जाता है। यस, तो वहाँ पे जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। वो फ्लूइड जो कैपिलरी बेड से बाहर निकला था, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर गया था, वो ऑनकोटिक प्रेशर उसको अट्रैक्ट करके अगेन ब्लड वेसल का हिस्सा बना देता है और नॉर्मली वेनस रिटर्न को मेंटेन किया जा सकता है। ओके, दैट इज अ डायग्राम जो कि ये शो कर रही है कि एक आर्टेरियल एंड है और दूसरा वेनस एंड है। अब ये देखिएगा कि अगर एक आर्टेरियल एंड है तो उसके ऊपर जो मूवमेंट ऑफ वाटर है, जो फ्लूइड है, उसमें जो 5 किलो पास्कल है, क्या है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट एरो का निशान जिसके अंदर 3 किलो पास्कल लिखा हुआ है, ये ऑनकोटिक प्रेशर है। ऑनकोटिक प्रेशर यहाँ पे भी कांस्टेंट है और वेनस एंड के ऊपर भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या था कि ये जो स्मॉल सेल्स पड़े थे इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, ये इंटरस्टिशियल स्पेस थी। ओके, आई विल रिपीट कि हम ये बात कर रहे थे कि फ्लूइड स्वीप आउट होके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कैसे जाता है। तो ये एक एरो का निशान है जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को शो कर रहा है। अब जो हाइड्रोस्टैटिक है प्रेशर है, इसने फ्लूइड को इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर भेजना है ताकि वो जो टिश्यू पड़े हुए हैं वो बात कर सके, उन तक ऑक्सीजन पहुंच सके, उन तक न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके, उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वापस ब्लड का हिस्सा बन सकें। ओके, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस फ्लूइड को इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर भेजेगा। अब जैसे ही स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाएगा तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस वजह से था, उस फ्लूइड की वजह से था जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर था। अब फ्लूइड तो चला गया इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, जब फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाएगा तो अल्टीमेटली फ्लूइड कम होएगा, फ्लूइड कम होएगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ऑनकोटिक प्रेशर था वो कांस्टेंट था। वो कांस्टेंट कैसे है कि वो अल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से। अब प्रोटीन तो स्लीप आउट हो नहीं रही, प्रोटीन तो बाहर निकल नहीं रही। अगर प्रोटीन नहीं निकलेगी तो अल्टीमेटली ये ब्लड वेसल का नॉर्मली हिस्सा ही रहेगी। अब अल्ब्यूमिन प्रोटीन क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि ये प्रोटीन का लार्ज मॉलिक्यूल है और जो वेसल्स की परमिबिलिटी है वो कम है, उसमें से सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में जो फ्लूइड है वो निकल सकता है और प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल है, ये नहीं निकल सकता। तो उसके रिजल्ट में प्रोटीन ने ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना होता है। अब आ जाएं आगे वेनस एंड की तरफ। जैसे ही कैपिलरी एंड होएगा तो आगे विनियोज बनना शुरू हो जाएंगे, वेन्स आगे बनना शुरू हो जाएंगी। अब विनियोज या वेन्स की अगर बात करें तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था ये वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ओनली 2 किलो पास्कल रह जाता है, 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रह जाता है। तो ऑनकोटिक प्रेशर कांस्टेंट था। इसने क्या किया, वो फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर था उसको दोबारा खींच के ब्लड वेसल का हिस्सा बना दिया। जैसे ही अगेन ब्लड वेसल का हिस्सा बनाएगा तो उसके रिजल्ट में वेनस रिटर्न मेंटेन हो जाएगी। ओके, जब ये 15 होगा, जब ये वेनस रिटर्न का पार्ट बता। ओके बेटा ये बता रहा था मैं कि वेनस रिटर्न को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी होता है। वेनस रिटर्न को मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको कांस्टेंट रखा जा सके, जो कम्युनिकेशन ऑफ ब्लड वेसल है उसको मेंटेन किया जा सके। अब इसको मेंटेन करने के लिए अब फ्लूइड जो था इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है, अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में पड़ा रहेगा तो अडीमा होता जाएगा, अगर वापस नहीं आएगा तो अल्टीमेटली ब्लड वेसल के अंदर जो वेन्स के अंदर फ्लूइड आ रहा था वो कम हो जाएगा। जब कम होगा तो हम कह सकते हैं ना कि वेनस रिटर्न कम हो रही है।
सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में ब्लड कम आ रहा है। तो इसलिए अब इसने क्या करना है ऑनकोटिक प्रेशर ने कि वो फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर गया था उसको दोबारा खींच के ब्लड वेसल का हिस्सा बनाना है, अट्रैक्ट करके ब्लड वेसल का हिस्सा बनाना है। जब ब्लड वेसल का हिस्सा बनेगा तो अल्टीमेटली वो वेनस रिटर्न को मेंटेन करेगा। डेफिनेटली नहीं बेटा, हम ये नहीं कह सकते कि जो ऑनकोटिक प्रेशर है ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से है, ऑनकोटिक प्रेशर प्रोटीन की वजह से है। अगर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करता तो ये फ्लूइड को कैपिलरी बेड से बाहर निकलने ही ना देता, लेकिन वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा होता है, फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोस्टैटिक का प्रेशर ज़्यादा होता है। अब प्रेशर अगर नॉर्मल होता, इक्वल होता तो अल्टीमेटली वी कैन से कि ये मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये मेंटेन कभी भी नहीं कर रहे। हाइड्रोस्टैटिक का प्रेशर ज़्यादा होने के रिजल्ट में फ्लूइड कैपिलरी बेड की तरफ जा रहा है, फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जा रहा है। अब जैसे ही कम हो जाता है, देखिए 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जब रह जाता है तो क्या करता है, जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो कांस्टेंट है, वो खींच के अगेन ब्लड वेसल का हिस्सा बना देता है। ओके, नेक्स्ट दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड वेसल के क्या क्या हो सकते हैं रिगार्डिंग ब्लड वेसल वॉल, और उसका एक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो जो आर्टरी है बेसिकली इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। अब वो 3 लेयर्स बेसिकली क्या होती हैं, उनमें स्मूथ मसल्स होती हैं, इसके अलावा उनके अंदर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, और जो आउटर लेयर होती है बेसिकली 3 वॉल्स होती हैं। और इनका एक्शन क्या होता है कि ये हाई प्रेशर को कैरी कर रही होती हैं। इसके अलावा वो ब्लड फॉर डिस्कसिंग के करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड वेसल्स क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे कि आर्टरीज की एज वेल एज आर्टियोज की, देन कैपरीज की। जो कैपरीज होती हैं ये ओनली सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल होती हैं, एपिथेलियम। इसके अलावा वेन्स होती हैं, वेन्स को थिनर लेयर्स होती हैं, देन आर्टियोज, देन आर्टरीज, और इनके अंदर स्मूथ मसल ज़्यादा होते हैं लेकिन इलास्टिक टिश्यू कम होती हैं। इसके अलावा वेन्स की अगर बात करें तो वेन्स के अंदर भी वही 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, और इनके डिफरेंट एक्शंस होते हैं। लाइक अगर हम आर्टरी की बात करें तो ये क्या करती हैं, हाई प्रेशर्स को बेयर कर रही होती हैं। इसके अलावा हार्ट से ब्लड आर्टरियोज की तरफ मूव कर रही होती हैं। इस तरह जो आर्टरियोज होते हैं ये हाई प्रेशर ब्लड को भी कंट्रोल कर रही होती हैं। कैपरीज होती हैं ये एक्सचेंज करवा रही होती हैं बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, और जो विनियोज होते हैं कनेक्ट कैपरीज टू वेन्स, कनेक्ट करवा रही होती हैं। और जो वेन्स होती हैं इट्स कैरी रिलेटिवली लो ब्लड प्रेशर्स व्हेन यूज्ड टू हार्ट कनेक्ट करवा रही होती हैं।
और उनके अंदर वॉल्व्स होते हैं जो कि बैक फ्लो को इनहिबिट करवा रहे होते हैं। इसके अलावा हार्ट की एनाटमी वो विल डिस्कस के हार्ट के बेसिकली क्या क्या एनाटमी है। जो सुपीरियरली होता है, ग्रेट ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं, लाइक एओर्टा है, सुपीरियर वेना केवा है, पल्मोनरी आर्टरी है एंड पल्मोनरी वेन्स हैं। इंटीरियरली एपेक्स होती है ऑन द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम, और जो इंटीरियरली होती है स्टर्नम होता है, रिब्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। पोस्टीरियरली बैक साइड पे अगर हम देखें तो एसोफेगस होता है, ट्रेकिया होता है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस होते हैं। डिसेंडिंग एओर्टा होता है, इंफीरियर वेना केवा और thoracic वर्टिब्रा होते हैं। इसके अलावा अगर हम लेटरली देखें तो लंग्स होते हैं, लेफ्ट लंग ओवरलैप्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। जो लेफ्ट लंग है उसने लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को ओवरलैप किया होता है। ये एक डायग्राम है जो कि इसके रिलेटेड ऑर्गन्स हमने डिस्कस किए हैं। ओके, तो बेसिकली अगर हम हार्ट की कवरिंग्स के बारे में बात करें तो पेरिकार्डियम होती है, डबल वॉल्व सैक होता है बेसिकली, जो कि कंपोज्ड ऑफ सुपरफिशियल फिब्रस पेरिकार्डियम और सीरियस पेरिकार्डियम होती है। द पार्इटल लेयर लाइंस द इंटरनल सरफेस ऑफ द फिब्रस पेरिकार्डियम और विस्रल पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम भी उसको कहा जाता है। बेसिकली ये लाई करती है द सरफेस ऑफ द हार्ट। We can also repeat their lectures at the end. They are separated by fluid-filled pericardial cavity, pericardial sac भी उसे कहा जाता है। तो ये बेसिकली लेयर्स हैं। तो अगर हम अनाटमी की बात करें तो फिब्रस पेरिकार्डियम है, पार्इटल लेयर ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियल कैविटी होती है, देन विसरल और पार्इटल लेयर्स होती हैं, देन मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और देन हार्ट के चैम्बर्स होते हैं। ओके, अगर हम इनकी फंक्शंस की बात करें तो मेनली जो पेरिकार्डियम होती है, पेरिकार्डियम क्या करती है कि हार्ट को प्रोटेक्ट और एंकर्स द हार्ट करके रखती है। दूसरा, प्रिवेंट्स ओवरफिलिंग ऑफ हार्ट विद द ब्लड। अब दूसरा काम ये क्या करती है कि हार्ट को ना ओवरफिलिंग से बचा रही होती है। अलाउज फॉर ए हार्ट टू वर्क इन ए रिलेटिवली फ्रिक्शन फ्री इन्वायरमेंट। और विसरल और पार्इटल प्लूरा के दरमियान फ्लूइड एग्जिस्ट कर रहा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड भी कहा जाता है। तो ये क्या करवाती है कि ये फ्रिक्शन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही होती है, फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट हो रही होती है। एपिकार्डियम, विसरल लेयर ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम और प्लांटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड सिक्रीट कर रहे होते हैं। ओके, इसके अलावा हार्ट वाल्स की अगर हम बात करें तो मायोकार्डियम होती है, मायोकार्डियम कार्डियक मसल लेयर फॉर्मिंग द बल्क ऑफ द हार्ट, और फिब्रस स्केलेटल ऑफ द हार्ट होता है, क्रिसक्रॉसिंग या इंटरलेसिंग लेयर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू होती है बेसिकली। एंडोकार्डियम होती है, एंडोथेलियल लेयर ऑफ द इनर मायोकार्डियल सरफेस। एक्सटर्नल हार्ट की बात करें तो मेजर वेसल्स ऑफ द हार्ट अगर इंटीरियरली देखा जाए तो उसमें वेसल्स होती हैं रिटर्निंग ब्लड टू द हार्ट, जिसमें सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स हैं। और दूसरी वेसल्स कन्वेइंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इंक्लूड, जिसमें पल्मोनरी ट्रंक है which splits into right and left pulmonary artery। ascending aorta है जिसकी मेनली 3 ब्रांचेस होती हैं, एक ब्रैकियोस्केलिक आर्टरी निकल रही होती है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकल रही होती है और सब क्लेवियन आर्टरी निकल रही होती है। इसके अलावा एक्सटर्नली अगर हम बात करें तो आर्टरीज होती हैं, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है एंड दी आर्टरी ऑफ वेंट्रिकुलर ग्रूव बना रही होती हैं, मार्जिनल सर्कमफ्लेक्स एंड एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरीज होती हैं। इसके अलावा वेन्स की अगर बात करें तो उसमें कार्डियक स्मॉल वेन्स होती हैं, कार्डियक वेन्स जिनको कहा जाता है, इंटीरियर कार्डियक वेन्स होती हैं और ग्रेट कार्डियक वेन्स होती हैं। एक अगर हमें टोटल अनाटमी इंटीरियर व्यू है इसका, जिसमें लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और ये आर्क ऑफ एओर्टा है जिसमें ब्रैकियोस्केलिक आर्टरी निकल रही होती है, दूसरी कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकल रही होती है, तीसरी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकल रही होती है। right pulmonary artery as well as pulmonary trunk, ascending aorta. That is the interior view of external heart. Okay, external heart में मेजर जो वेसल्स ऑफ हार्ट होती हैं पोस्टीरियरली, जिनके अंदर वेसल्स रिटर्निंग ब्लड टू द हार्ट। पहले हमने कहा है कि वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड लेके आ रही होती हैं, इसमें है राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा है और ब्लड वेसल्स या ब्लड वेसल्स दैट कन्वेइंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जिसमें एओर्टा है
और राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज हैं। ओके, एक्सटर्नली अगर पोस्टीरियर व्यू देखा जाए तो इसमें आर्टरीज होती हैं जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी होती है एंड द आर्टरी ऑफ वेंट्रिकुलर ग्रूव में प्रेजेंट होती है, और पोस्टीरियरली इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इन द इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में प्रेजेंट होती है। ग्रेट कार्डिक वेन्स होती हैं, पोस्टीरियर वेन्स तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रही होती है, कोरोनरी साइनस होता है और मिडल कार्डियक वेन होती हैं। ये एक एक्सटर्नल व्यू है जिसमें एओर्टा है, सुपीरियर वेना केवा है, राइट पल्मोनरी आर्टरी है, एपेक्स ऑफ द हार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल को शो किया हुआ है, और ये ग्रास अनाटमी है जिसमें एक फ्रंटल ओवरव्यू दिया गया है फ्रंटल सेक्शंस का। ओके, इसके अलावा एट्री और ऑफ द हार्ट ये हम इंशाल्लाह डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। बेसिकली आज हमने हार्ट सीवीएस के बारे में डिस्कस किया है, हार्ट के बारे में डिस्कस किया है, ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस किया है, ब्लड वेसल्स की लेयर्स के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है वो डिस्कस किया है, उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने हाइड्रोस्टैटिक ऑनपोर्टिक प्रेशर के बारे में डिस्कस किया है, और एट द एंड हमने जो हार्ट है उसकी हमने अनाटमी के बारे में डिस्कस किया है, उसकी लेयर्स के बारे में डिस्कस किया है, प्राइटल विस्कल प्लूरा के बारे में डिस्कस किया है, पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया है। और इसके अलावा हमने पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम के बारे में डिस्कस किया है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। तो श्योर मैं आपको ग्रुप में ये डेफिनेटली व्हाट्सएप ग्रुप में स्लाइड्स शेयर कर दूंगा, एक दफ़ा आप इनको देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप एज वेल। और बाकी कोरोना से बचिएगा, एंड पे वही बातें हैं इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद अगर कोई क्वेरी होती है यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।